अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। बिहार में एक मरतबा फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है और एनडीए की सरकार का खात्मा हो गया है। बिहार में कभी महागठबंधन की सरकार बनती है, कभी एनडीए की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हमेशा एक ही होते हैं और वह हैं नीतीश कुमार। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार ने 8वीं मरतबा वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी के लिए भी अच्छा हुआ है कि फिर से इक़्तिदार में आने का मौका मिल गया है। 2015 में भी नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी को इक़्तिदार में आने का मौका मिला था। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन गए थे और फिर अब भी यही हुआ है। जेडीयू की वजह से या नीतीश कुमार की वजह से दोबारा आरजेडी को इक़्तिदार में आने का मौका मिल गया है और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। काबीना की तश्कील होगी और कहा जा रहा है कि काबीना में ज़्यादातर मिनिस्टर्स आरजेडी से होंगे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के होंगे। 3-4 पार्टियां नहीं बल्कि नीतीश कुमार का दावा है कि उनके साथ 7 पार्टियां इक़्तिदार में शरीक, यानी 7 पार्टियां एक तरफ है और बीजेपी अकेले दूसरी तरफ है। नीतीश कुमार ने कल जब गवर्नर को लेटर सौंपा था तो उसमें 164 विधायकों की हिमायत का दावा था। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीतना यानी 122 एमएलए का होना ज़रूरी है। किसी भी एक पार्टी के पास ये नंबर नहीं है। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, उसके बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का नंबर आता है। जब एनडीए की सरकार थी तो नीतीश कुमार के पास 45 विधायक थे और 77 विधायकों का समर्थन बीजेपी का था। इसके अलावा जितेंद्र राम मांझी की पार्टी के भी 4 विधायक शामिल थे। अब आरजेडी के पास इस वक्त 79 यानी 79 विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक है। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायकों का समर्थन हासिल है। लेफ्ट की तीनों पार्टियों के कुल 16 विधायक है और भी कई पार्टियों ने समर्थन दे दिया है। जितेंद्र राम मांझी ने भी बेला शर्त कल ही नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया था। जिधर नीतीश कुमार जाते हैं उधर जितेंद्र राम मांझी भी जाते हैं। जितेंद्र राम मांझी नीतीश कुमार की वजह से चीफ मिनिस्टर भी बने थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भी सिर्फ एक विधायक यानी वही अख्तरुल ईमान है। वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है अभी उनका कोई स्टैंड सामने नहीं आया है। वैसे अगर उनके 4 विधायकों ने उनको धोखा नहीं दिया होता, वो अगर उनके साथ होते तो इस वक्त उनकी भी बिहार की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत होती, पूछताछ होती और यही एक मौका होता है इस तरह की पार्टियों का जब उनकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन लक ने उनका साथ नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि उनके साथ जो थे यानी जो उनकी पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे शहनवाज आलम, उनके बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि वो काबीना का चेहरा होंगे आरजेडी की तरफ से, यानी आरजेडी का सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट हासिल है। तो अब जो काबीना की तश्कील होगी, जो मिनिस्ट्री की तश्कील होगी, जो वज़ारात तकसीम की जाएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा और अच्छी वज़ारात आरजेडी को दी जाएगी। उसके बाद फिर जेडीयू फिर कांग्रेस को वज़ारात दी जाएगी। आरजेडी में जिन लोगों का नाम शामिल है या जो चेहरे बन रहे हैं काबीना के, उनमें मुसलमानों के जो चेहरे शामिल है उसमें शहनवाज आलम जो कि हार से आरजेडी के अब विधायक है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने पहले उनको टिकट दिया था, नाम का ऐलान हो गया था, फिर उनका टिकट काट दिया गया। उनके बड़े भाई सरफराज आलम को आरजेडी ने टिकट दिया। शहनवाज आलम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब जाकर के आखिर वक्त में उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया। अख्तरुल ईमान ने उन्हें टिकट भी दे दिया, वो जीत भी गए और पार्टी में बने हुए थे। तब 1 महीना पहले की बात है, अख्तरुल ईमान के साथ उन्होंने एक तरह से बगावत की, तेजस्वी यादव के साथ जाकर मुलाकात की, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और अपने साथ एमआईएम के 3 और विधायकों को वो ले गए। अब जब आरजेडी इक़्तिदार में आई है तो सबसे पहला नाम मुसलमानों में काबीना का जिसका आ रहा है वह शहनवाज आलम का है। दूसरा नाम अख्तरुल इस्लाम शाहीन का है, वो समस्तीपुर के आरजेडी के पुराने नेताओं में से एक है। इसके अलावा आरजेडी के एक और विधायक शमीम अहमद का नाम चल रहा है, उन्हें भी मिनिस्ट्री दी जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के शकील अहमद का नाम चल रहा है कि कांग्रेस के 4 लोग विधायक होंगे, उनमें शकील अहमद का नाम शामिल है। जनता दल यूनाइटेड के पास एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। जमान खान भी जेडीयू में इन दोनों शामिल है, लेकिन वो जेडीयू की वजह से नहीं जीते थे बल्कि वो बीएसपी की वजह से जीते थे और एमआईएम के अलायंस का हिस्सा थे। बहरहाल वो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर थे और जेडीयू में वही अकेले मुसलमान, इसलिए उनको भी मिनिस्ट्री दी जाएगी। जेडीयू को 2020 में मुसलमानों ने बिल्कुल भी वोट नहीं किया था। जनता दल यूनाइटेड ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने जनता दल यूनाइटेड को मुकम्मल तौर पर 2020 में नज़रअंदाज कर दिया था। यह वजह है कि जेडीयू के कोटे से ज़्यादा मिनिस्टर न तो पहले थे न अब बन पाएंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों से मिनिस्टर रहेंगे। सबसे अहम मसला यह होगा कि अहम वज़ारात किसके हाथ में होगी। चर्चा है कि जो होम मिनिस्ट्री है, इसके अलावा वज़ारत ख़जाना है, ये किसके पास होगी। आरजेडी का दावा है कि दोनों मिनिस्ट्री हमें मिलनी चाहिए, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी भी हमें मिलनी चाहिए।
लेकिन नीतीश कुमार ने काम हमेशा किया है। नीतीश कुमार खा बीजेपी के साथ इक़्तिदार में रहे हो या महागठबंधन के साथ पहले इक़्तिदार में रहे हो, उन्होंने सब कुछ दूसरी पार्टियों को, अपनी इत्तेहादी पार्टियों को दे दिया है, लेकिन होम मिनिस्ट्री उन्होंने किसी को नहीं दिया है। होम मिनिस्ट्री का मतलब होता है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस पर कंट्रोल, पूरे इंतज़ामिया को संभालना, और इसको नीतीश कुमार ने हमेशा अपने हाथ में ही रखा है। 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उस वक्त भी होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार ने किसी और को नहीं दिया था, बल्कि चार्ज अपने हाथ में रखा था। उससे पहले जब एनडीए में थे या बाद में एनडीए के साथ आए, तब भी उन्होंने होम मिनिस्ट्री का चार्ज अपने हाथ में रखा था। अब भी यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वजारत ख़जाना आरजेडी को दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री दे सकते हैं, दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में नीतीश कुमार रखेंगे। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अगर तमाम सूबों का जायजा लें तो बिहार उसमें पहला सूबा आपको मिलेगा जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, मुनासिब है, वहाँ क्राइम ज़्यादा नहीं होता है, पुलिस का रवैया ठीक ठाक है, पुलिस एक्शन लेती है, अधिकारियों का ठीक ठाक है, हिंदू मुसलमान के ज़्यादा मुद्दे वहाँ नहीं उभरते हैं। और नीतीश कुमार की इन्हीं खूबियों की वजह से बीजेपी को हमेशा शिकायत रही है, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। हालिया दिनों में नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा दबाव भी बन रहा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को बिहार में नाफिज करें और बिहार में भी पुलिस और सारे विभाग वैसा ही काम करें जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी की इन बातों को कबूल नहीं किया। बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात कम कर दिए। उन्होंने 3-4 शर्तें भी बीजेपी के सामने रख दी और कहा बीजेपी अगर नीतीश कुमार यानी मेरे साथ बिहार में बने रहना चाहती है, एनडीए का अगर अलायंस बना रहना ज़रूरी है, तो उसके लिए 3-4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करे। दूसरी शर्त यह है कि बीजेपी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तब्दील करे। तीसरी शर्त यह थी कि जो स्पीकर थे बीजेपी के उनको हटा दिया जाए। एक और चौथी शर्त थी। तो इन शर्तों को बीजेपी ने तस्लीम नहीं किया और फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना ताल्लुक अलग कर लिया और आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और अब वो बिहार के 8वीं मर्तबा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। स्पीकर का जो ओहदा है वो भी आरजेडी को ही दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो अहम वजारात है वो आरजेडी के हाथ में होगी, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, वो नीतीश कुमार अपने हाथ में रखेंगे। और यही रहे तो लोग कह रहे हैं अच्छा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की बहुत सारी खूबियों में से खूबी ये है कि खा वो महागठबंधन का हिस्सा रहे हो या एनडीए का हिस्सा रहे हो, बेहतर वज़ीर आला साबित हुए बिहार के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे चीफ मिनिस्टर आपको बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह संभाला हो, जिन्होंने किसी तरह भेदभाव नहीं किया हो, नफ़रत की राजनीति का जिन्होंने खात्मा किया हो, तासुब की सियासत का जिन्होंने खात्मा किया हो। ये नीतीश कुमार की खूबी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लोग हमेशा एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर, एक समाजवादी नेता के तौर पर मानते हैं। इसी इमेज के साथ उन्होंने देखते हैं वो एनडीए का हिस्सा रहे, लेकिन कभी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा कि वो नफ़रत पसंद लीडर हैं या वो कट्टरवादी हैं या वो उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस वाली है, बल्कि उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी का हमेशा कंडम किया है, उसके ख़िलाफ़ काम किया है और कभी भी उन्होंने बीजेपी के ऐसे एजेंडों को सपोर्ट नहीं किया है। बीजेपी के कई सारे ऐसे एजेंडे थे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, नफ़रत पर मबनी एजेंडा, ऐसे तमाम एजेंडा को नीतीश कुमार ने हमेशा रिजेक्ट किया। अब एक और बात ये कहा जा रहा है, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा, मैंने शुरू में बताया कि 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वो सियासत से इस्तीफ़ा ले लेंगे और फिर वो ख़ुद को सन्यासी बन जाएंगे, पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ले लेंगे, या फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे? खबर ये गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार वज़ीर आज़म का चेहरा बनेंगे अपोजिशन पार्टियों की तरफ से और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वो काउंटर करेंगे। अपोजिशन पार्टियों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, या कह लीजिए अपोजिशन का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, वो ये है कि अपोजिशन के पास कोई एक चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, जो उनको फाइट दे सके, उनको काउंटर कर सके। थर्ड फ्रंट बनाने की कई मरतबा बात सामने आती है, लेकिन कोई सही चेहरा नहीं मिल पाता है। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं मिल पाया था। ऐसे में अगर कोई सूटेबल चेहरा बन सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए थर्ड फ्रंट का या पोजीशन का, तो वो नीतीश कुमार ही हैं और उसकी कई खूबी है। अगर ममता बनर्जी को बनाया जाए चेहरा तो बंगाली है, इस वजह से लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी और को भी लाया जाए लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार हिंदी जुबान बोलने वाले हैं,
हैं, हिंदी पट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी के इस तरह मुकाबला कर सकते हैं कि आपको याद होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नामज़द किया, वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा बनाया, तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो तशहीर की गई, उनकी जो खूबियाँ बताई गई और जिस बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अवाम को एक तरह से मुतासर करने की मीडिया ने कोशिश की कि किस वजह से नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, किस वजह से बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, तो उसकी जो बुनियादी वजह थी तशहीर करने की गुजरात मॉडल, यानी गुजरात के बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने गुजरात में विकास किया, गुजरात में उन्होंने तरक्की की, गुजरात में उन्होंने इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया, गुजरात में उन्होंने तिजारत को फ़रोग़ दिया, गुजरात में मईशत बेहतर हुई, गुजरात के अवाम खुशहाल है, गुजरात में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तिजारत के बेहतरीन मौक़े। तो एक तरह से ये फेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दिखाया गया कि उनकी वजह से गुजरात में बेपनाह तरक्की हुई है। और जब वही नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो पूरा देश तरक्की करने लगेगा, पूरा देश गुजरात बन जाएगा। इस तरह दिखाया जा रहा था मीडिया में जैसे गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि वो पेरिस है, वो वाशिंगटन है, वो दुबई है, वो सिंगापुर है, इतना तरक्की याफ्ता गुजरात बन गया है। बाद में लोगों ने जाकर के देखा कि गुजरात की क्या सूरत हाल है, क्या तस्वीर है और कितना एक तरह से गुजरात गया गुजरा सूबा है। लेकिन मीडिया ने बता दिया था और इसी बुनियाद पर उनकी जीत भी हुई और भी कई सारी वजूहात, लेकिन इसको ज़्यादा उछाला गया। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को तरक्की दी है, नीतीश कुमार की वजह से बिहार में विकास हुआ है, बिहार में बिजली की सूरत हाल बेहतर हुई है, नीतीश कुमार की वजह से बिहार की सड़कें बेहतर हुई है। जो लोग 15-20 साल पहले बिहार गए होंगे वो जानते हैं कि बिहार में बिजली की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बिजली ठीक ठाक है और तकरीबन हर गाँव में बिजली पहुँच गई है। हर गाँव में तकरीबन, यानी कुछ गाँव अब भी ऐसे बाकी है जहाँ बिजली नहीं पहुँची है। इसके अलावा बिहार में एक प्रॉब्लम यह भी है कि बिजली बहुत ज़्यादा कटती है। सड़कें बिहार की पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब अक्सर जगहों की सड़कें बन गई है। अब भी कुछ जगहों पर प्रॉब्लम है। बिहार में जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पुलिया का काम हो रहा है, लेकिन अब भी सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर राहत नहीं है। लेकिन पहले के मुकाबले में नीतीश कुमार ने काम किया है, या बिहार के पिछले लालू प्रसाद के 15 साल का जो राज है उसका मुआवजा करेंगे नीतीश कुमार के 15 साल राज से, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में विकास हुआ है, काम हुआ है। लालू प्रसाद के दौर में कुछ भी काम नहीं हुआ था। यह फ़र्क लोग महसूस करते हैं और आप भी फ़र्क महसूस करेंगे। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार को एक तरक्की पसंद चेहरा, एक विकास पुरुष के तौर पर देखा जाता है। और इस बुनियाद पर भी नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं। नीतीश कुमार को अखिलेश यादव का भी सपोर्ट मिल सकता है, ममता बनर्जी का भी सपोर्ट मिल सकता है, अरविंद केजरीवाल का भी सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और केरला की जो पार्टियां हैं उन सब का भी समर्थन मिल सकता है। एक तरह से नीतीश कुमार एक मजबूत थर्ड फ्रंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट बन सकते हैं साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन एक अहम सवाल ये कि क्या कांग्रेस भी अपना चेहरा बनाएगी, क्या कांग्रेस भी 2024 में बतौर वज़ीर-ए-आज़म नीतीश कुमार को तस्लीम करेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस बज़ाते खुद चुनाव लड़ेगी और एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस होगी और एक तीसरा थर्ड फ्रंट होगा। अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को वज़ीर आला का चेहरा मान लेती है तो फिर कांग्रेस का एक तरह से नुकसान होगा। कांग्रेस की पूरी जिद्दोजहद और जो पूरी कोशिश है वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट 2024 में राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी नेहरू परिवार की सियासत को आगे बढ़ाएंगे, गांधी ख़ानदान की सियासत का चेहरा होंगे और 2024 कांग्रेस के लिए बहुत अहम होगा। अगर 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा नहीं बनाया तो कांग्रेस की एनर्जी और डाउन हो जाएगी, कांग्रेस में और इंतशार हो जाएगा और कांग्रेस के लिए एक मुश्किल भरा फैसला होगा कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा बनाना। इसलिए कांग्रेस की तरफ से मुश्किल है इस तरह का सपोर्ट मिल जाना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है जब चुनाव हो जाए और चुनाव हो जाने के बाद अगर नीतीश कुमार की किस्मत काम करती है, लक साथ देता है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस के सपोर्ट की, तो कांग्रेस बाहर से अंदर से ऐसे मौका पर ज़रूर सपोर्ट करेगी। लेकिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म का चेहरा कांग्रेस नहीं बनाना चाहेगी।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इस ताल्लुक से एक और बात जो बताना ज़रूरी है कि इस पूरी सियासत में किसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, आरजेडी का या जनता दल यूनाइटेड का। जनता दल यूनाइटेड तकरीबन पिछले 20 सालों से चुनाव में है। आरजेडी पिछले 20 सालों से इक़्तिदार से बाहर थी। 2015 में इक़्तिदार में आने का मौका मिला था। 2 साल के बाद आरजेडी को दोबारा इक़्तिदार से बाहर जाना पड़ा। अब एक मरतबा फिर आरजेडी को इक़्तिदार में आने का मौका मिला है, तो ये आरजेडी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 2020 तेजस्वी यादव के लिए सबसे अहम मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि चीफ मिनिस्टर बन जाते। सब लोगों ने सपोर्ट किया था, मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया था, यादवों का भी सपोर्ट मिला था और भी कई लोगों का सपोर्ट मिला था। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके थे और उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि आगे मौका मिलना तेजस्वी यादव को मुश्किल होगा। बीजेपी मजबूत हो रही है और 2025 में बीजेपी बहुत ज़्यादा ताकतवर बिहार में हो जाएगी। अब बहरहाल दोबारा आरजेडी को नीतीश की वजह से इक़्तिदार में आने का मौका मिल गया है, तो आरजेडी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आरजेडी चाहेगी कि बिहार में मजबूत हो जाए और 2025 में तेजस्वी यादव खुद चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब अहम जो होगा वो नीतीश कुमार पर डिपेंड करेगा कि 2025 में नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार ने जो कहा है कि 2025 में वो चेहरा नहीं रहेंगे वज़ीर आला का, वो इस सियासत से इस्तीफ़ा दे देंगे, सियासत में नहीं आएंगे, क्या ये सच है या फिर वो बदल जाएंगे। वैसे नीतीश कुमार के एक लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका कहना है कि सियासत में कोई वादा नहीं होता, कोई बातचीत हतमी नहीं होती है, कब इंसान कब क्या फैसला ले ले कुछ भी हो सकता है और न सियासत में कोई रिटायरमेंट लेता है। इसलिए 2025 में भी नीतीश कुमार यही कोशिश करेंगे कि दोबारा देश के यानी बिहार के वज़ीर आला बन जाए, क्योंकि 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए टफ काम होगा और ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी ही 2024 में जीतने की पोजीशन में होगी। अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन होगा, अगर आरजेडी उनको तस्लीम नहीं करेगी एज अ वज़ीर आला, तो नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी दोबारा हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी से भी हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, बल्कि कह लीजिए नीतीश कुमार को बड़ी कामयाबी बीजेपी के ज़रिए ही बिहार में मिलती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का अलायंस था और लोकसभा में 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस को किशनगंज में जीत मिली थी। इतनी बड़ी जीत बीजेपी की वजह से ही जेडीयू को मिल पाई थी। इससे पहले 2014 में जनता दल यूनाइटेड अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी अलग, आरजेडी और कांग्रेस शायद एक साथ, तो उस मौके पर सिर्फ 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को बिहार में यानी 14 में जीत मिली थी। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार ने, वैसे विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने तनहा भी लड़ा नहीं है, वो 2005 से लगातार एनडीए के साथ, बल्कि 1996 में ही एनडीए का हिस्सा बन गए थे, तब से एनडीए के साथ हैं। 2015 में वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब जीत मिली थी। 2020 में दोबारा वो एनडीए के साथ थे। तो नीतीश कुमार के पास तनहा चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल होगा। बहरहाल उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, वो बने रहेंगे और उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो सबके हैं। पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लगा हुआ है, नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार ने सबको खुश करने का काम किया है। अगर आप पूछिए तो बिहार के मुसलमान भी नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, यानी नीतीश कुमार पर किसी तरह की कम्युनलिज्म को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम नहीं लगता है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सब तबके के लिए और बराबरी के साथ काम किया है, नफरत के एजेंडे को फ़रोग़ नहीं दिया है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को मुसलमानों की तरफ से बिहार में जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था, जितना वोट मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भेदभाव नहीं अपनाया बिहार में और सबके लिए काम किया है। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश कुमार को आप किस तरह वज़ीर आला की शक्ल में देखते हैं? उनका बार बार इधर से उधर जाना और वज़ीर आला की कुर्सी पर ख़ुद को बरकरार रखना सही है या नहीं है? बिहार का फ्यूचर क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार का कोई और चीफ मिनिस्टर बनता है तो क्या बिहार की सूरत हाल वैसी रहेगी जैसे अब भी है या बहुत कुछ बदल जाएगा? अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे दरख्वास्त है मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। मिला टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।